सूरज की तेज किरणें अमित के शरीर पर पड़ रही थी। वह खेत में काम कर रहा था, पसीने से तरबतर। तभी वह फिर से आई, वही लड़की जो हर दिन इस बाग से होकर चलती थी। कोई राजकुमारी सी लगती थी, अपने शांत और आत्मविश्वास से भरे चलने के अंदाज से। उसका नाम माया था। अमित ने अपना काम रोककर उसे देखना शुरू कर दिया। माया ने उसे ऐसे घूरते हुए देखा और कहा, क्या हुआ, हाथ क्यों रोक दिए? जल्दी जल्दी काम करो, बहुत कुछ बाकी है अभी। अमित को नहीं पता था कि यह कौन है। पहली बार उसके पिता ने उसे इस बाग में भेजा था जहां उसे घास काटनी थी। जैसे ही माया उसके करीब से गुजरी, उसके वजूद से एक अजीब सी खुशबू आई और अमित अपने होश खो बैठा। वह सोचने लगा, कौन है ये, कहां से आई है? क्या यह उसी महल में रहने वाली मेहमान है? उसकी आंखों ने माया को दूर तक देखा, जो दरख्तों के पीछे कहीं गायब हो गई। अमित एक ठंडी सांस लेकर अपने काम में लग गया, लेकिन उसके दिल में उस खूबसूरत लड़की की छवि बस गई थी। अमित एक गरीब किसान का बेटा था। उनका गांव में एक छोटा सा कच्चा मकान था जिसे उसके पिता सालों से पक्का कराना चाहते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण ऐसा नहीं हो पाया था। अमित पढ़ने में होशियार था और मैट्रिक के बाद उसने शहर जाकर आगे पढ़ने का फैसला किया था। शहर में रहना आसान नहीं था। उसका एक दोस्त था जिसके साथ वह रहता था। हालांकि दोस्त के घर वाले इस बात पर नाराज रहते थे। दिन भर कॉलेज में रहने के बाद शाम को अमित कहीं काम करने की कोशिश करता ताकि अपनी फीस का इंतजाम कर सके। एक रात जब परिवार खाना खा रहा था, अमित के पिता ने बताया, चंद्र महल में जो लड़की आई है, गांव वाले उसके बारे में अजीब अजीब बातें कह रहे हैं। कैसी बातें सर पिताजी? अमित ने पूछा। एक आदमी कह रहा था कि उसने अक्सर रात के वक्त उस लड़की को कब्रिस्तान में घूमते देखा है। कभी उसके हाथ में लाल गुलाब होते हैं, कभी अगरबत्ती। वह एक कब्र पर जाकर फूल चढ़ाती है और अगरबत्ती जलाती है। लेकिन अजीब बात है कि वह कब्र किसी अनजान व्यक्ति की है, एक लावारिस लाश की। अमित चौंक गया। उसके पिता ने बताया कि वह एक बुजुर्ग आदमी था जिसकी पहचान नहीं हो पाई थी। यह सुनकर अमित को बहुत उत्सुकता हुई। वह जानना चाहता था कि माया उस अजनबी की कब्र पर क्यों जाती है। अपने दिल की बेचैनी से मजबूर होकर अमित रात के 12 बजे अपने घर से निकला। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। धीरे धीरे वह चंद्र महल की ओर बढ़ा, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि दरवाजा खुला था और अंदर कोई नहीं था। अचानक उसे याद आया कि माया कब्रिस्तान जाती है। तेज कदमों से वह कब्रिस्तान की ओर भागा। दूर से उसे माया का साया दिखाई दिया। छिपकर उसने देखा कि माया ने हाथ में पकड़े फूल कब्र पर रखे और वहां सिर रखकर लेट गई। वह मुंह में कुछ बुदबुदा रही थी। फिर जो हुआ, उसने अमित के होश उड़ा दिए। माया उठकर एक पुराने पेड़ के अंदर गायब हो गई। अमित ने अपनी आंखें मलकर देखा, लेकिन यह सच था। वह लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। खौफ से कांपते हुए अमित उस पेड़ के पास गया और आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही वह वापस जाने के लिए मुड़ा, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। माया अपनी काली आंखों से उसे घूर रही थी। तुम मेरी जासूसी क्यों कर रहे हो? जानते भी हो मैं कौन हूं। मेरी हकीकत जान लोगे तो होश उड़ जाएंगे। वह गुस्से से बोली। तुम्हारी हकीकत जानने ही मैं यहां आया हूं, अमित ने दृढ़ता से कहा। तुम कौन हो और ये क्या कर रही हो? पूरा गांव तुम्हारे बारे में बातें कर रहा है। माया ने अपना रुख मोड़ा और कहने लगी, मुझे किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां अपना बदला लेने आई हूं। मेरा बदला पूरा होगा तो मैं चली जाऊंगी। अमित ने पूछा, लेकिन तुम हर रात इस कब्र पर क्यों आती हो? तुम्हारा इस आदमी से क्या संबंध था? मेरे पिता कहते हैं कि यह व्यक्ति लावारिस था, इसकी कोई पहचान नहीं थी। लावारिस? माया गुस्से से चिल्लाई। जानते भी हो ये कौन है? इस गांव से उसका क्या संबंध है? लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम मेरे क्या लगते हो? अमित शर्मिंदा होकर बोला, लेकिन तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसीलिए मैं बार बार तुम्हारे पीछे आता हूं। माया मुस्कुराई और कहने लगी, मुझे तुम पर तरस आता है। तुम एक पढ़े लिखे खूबसूरत नौजवान, इस गांव का भविष्य बदल सकते हो। फिर क्यों विजय सिंह के गुलाम बने हुए हो? विजय सिंह का नाम लेते समय उसकी आवाज में नफरत थी। अमित बेबसी से बोला,
सारे गांव वाले उसकी दौलत और जायदाद के कारण मजबूर है। वह बहुत अमीर है, लेकिन दूसरों का हक छीनकर कभी सुखी नहीं रह पाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? किसका हक छीना है उसने? माया ने पूछा। वो तो विजय सिंह है, रघु सिंह का भाई। दोनों भाई बड़े जमींदार थे, अमित ने जवाब दिया। माया नफरत से बोली, दोनों भाई थे लेकिन बिल्कुल अलग। एक का दिल प्यार और अच्छाई से भरा था, दूसरे के दिल में लालच और बुराई। मैं विजय सिंह को अच्छी तरह जानती हूं। अमित ने डरते डरते पूछा, तो क्या विजय सिंह से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है? वो तुम्हारे चाचा नहीं है? नहीं, वो मेरे चाचा नहीं है, वो मेरे कुछ भी नहीं लगते। मेरा उनसे कोई खून का रिश्ता नहीं है। मैं यहां सिर्फ अपने बाबा रघु सिंह के लिए आई, जिन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं उनके महल की रक्षा करूंगी, जिसका नाम उन्होंने चंद्र महल रखा था। माया की आंखों से आंसू बहने लगे। अमित बेचैनी से उसे देखता रहा। वह अभी भी कब्र का रहस्य जानना चाहता था, लेकिन माया के आंसू देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। चलो महल वापस चलते हैं, अमित ने उसे दिलासा देते हुए कहा। रात में यहां रहना सही नहीं है। माया चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ देर तक अमित को उसके कदमों की आवाज सुनाई देती रही। फिर उसने बिना मुड़े कहा, तुम गांव की सबसे खूबसूरत लड़की हो, तुम्हारी खूबसूरती अद्वितीय है। जब कोई जवाब नहीं मिला तो अमित मुड़कर देखने लगा। वहां कोई नहीं था। माया गायब हो गई थी। हालांकि अमित अभी तक उसके कदमों की आवाज सुन रहा था। हैरान और भयभीत वह वहीं खड़ा रह गया। अगली सुबह पूरे गांव में हंगामा मच गया। विजय सिंह अपने महल से गायब हो गए थे। रात में वह अपने कमरे में सोए थे, लेकिन सुबह उनका कोई निशान नहीं मिला। अमित के मन में शक था। रात को ही माया विजय सिंह के बारे में अजीब बातें कह रही थी। गांव वालों को भी शक होने लगा। एक आदमी ने कहा, हो ना हो, ये वही लड़की है जिसकी हरकतें अजीब हैं। रात में कब्रिस्तान जाती है। कहीं उसका संबंध किसी भूत प्रेत से तो नहीं है? हो सकता है विजय सिंह की गुमशुदगी के पीछे उसी का हाथ हो। गांव वाले चंद्र महल पहुंचे। माया सफेद पोशाक में दरवाजे पर खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल पीठ पर बिखरे थे। वह बेहद खूबसूरत दिख रही थी। क्या चाहिए आप लोगों को? उसने रोबदार आवाज में पूछा। अगर विजय सिंह अपने महल से गायब हो गए हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? एक व्यक्ति ने कहा, वह आपके चाचा हैं। क्या आपको दुख नहीं कि वे अचानक गायब हो गए हैं? आप उन्हें खोजने की कोशिश क्यों नहीं करती? मेरे इनसे सब रिश्ते खत्म हो चुके हैं, माया ने गुस्से से कहा। अब वह मेरे कुछ नहीं लगते। तभी किसी ने आशंका जताई, हम आपके महल की तलाशी लेना चाहते हैं। हो सकता है विजय सिंह के गायब होने के पीछे आपका ही हाथ हो। माया ने सभी को अंदर आने की अनुमति दे दी। अमित भी भीड़ के साथ अंदर जाने लगा। तब माया उससे धीरे से बोली, तुम भी इन मूर्खों के साथ मिल गए? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, अमित ने विवशता से कहा, लेकिन गांव वालों के साथ जाना मेरी मजबूरी है। मेरा पूरा परिवार इस गांव का है। महल में कहीं भी विजय सिंह का निशान नहीं मिला। निराश होकर गांव वाले वापस जाने लगे। अमित के मन में अभी भी शक था कि माया का विजय सिंह के गायब होने से कुछ संबंध है। अगली रात अपने दिल की बेचैनी से मजबूर होकर अमित फिर से चंद्र महल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। यह आवाज किसी पुरुष की थी और महल के अंदर से आ रही थी। भागकर अमित अंदर गया, लेकिन न तो माया दिखी और न ही चीखने वाला व्यक्ति। अचानक उसे जमीन के नीचे से आवाज सुनाई दी, क्या महल में कोई तहखाना है? अमित ने तहखाने को ढूंढना शुरू किया। उसकी नजर एक स्तंभ के पास लगे लोहे के ढक्कन पर पड़ी। वह दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतरा। अंधेरे में उसने सुना कि एक कमरे का दरवाजा जोर जोर से बज रहा था। जैसे ही अमित ने दरवाजा खोला, धुंधली रोशनी में उसने देखा कि विजय सिंह एक कुर्सी पर बंधे बैठे हैं। मेरी मदद करो, विजय सिंह ने भयभीत होकर कहा। मुझे यहां से छुड़ाओ, वरना वह मुझे मार डालेगी। वह अपना बदला लेने आई है। अमित जैसे ही उन्हें छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा, एक भारी आवाज गूंजी, खबरदार, उसे हाथ मत लगाना। जब तक यह अपने अपराध को स्वीकार नहीं करेगा, मैं इसे यहां से नहीं जाने दूंगी। अंधेरे से माया बाहर निकली। आज उसका चेहरा भयानक लग रहा था।
तुम क्या खेल खेल रही हो? अमित ने गुस्से से पूछा। ये हमारे गांव का जमींदार है, हजारों लोग इनके यहां काम करते हैं। माया ने कहा, क्या तुम्हें इसकी सच्चाई पता है? यह वह व्यक्ति है जिसने अपने ही भाई की हत्या कर दी थी, सिर्फ इस महल और धन के लिए। क्या कह रही हो तुम? क्या विजय सिंह ने अपने भाई रघु सिंह को मार दिया था? अमित हैरान था। माया रोते हुए बोली, हां, उस रात रघु सिंह की मौत हो गई थी। विजय सिंह गिड़गिड़ाने लगे। मैं अपना हर अपराध स्वीकार करता हूं, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसी सजा मत दो। माया ने अमित को पीछे हटने का इशारा किया। चले जाओ यहां से, वरना तुम्हारा अंजाम भी इसी जैसा होगा। लेकिन अमित सच्चाई जानना चाहता था। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम वास्तव में रघु सिंह की पोती हो? लेकिन सब तो कहते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं थी। माया ने अपनी कहानी बताना शुरू किया। रघु सिंह और विजय सिंह दो भाई थे। रघु सिंह एक अच्छे और दयालु इंसान थे, जबकि विजय सिंह लालची और दुष्ट था। रघु सिंह ने इस महल का निर्माण करवाया और इसका नाम चंद्र महल रखा। लेकिन मैं रघु सिंह की पोती नहीं, मैं एक जिन्नी हूं, एक यतीम जिन्नी जिसे रघु सिंह ने शरण दी थी। मैं छोटी थी जब मेरे माता पिता मर गए। भटकते भटकते मैं इस गांव में आई और चुपके से इस महल में रहने लगी। एक दिन रघु सिंह ने मुझे देख लिया। वे एक नेक इंसान थे। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा और कहा कि मैं यहां छिप कर रह सकती हूं। लेकिन एक रात कुछ लोग जबरदस्ती महल में घुसे और रघु सिंह को घसीटकर बाहर ले गए। मैं उस वक्त छोटी थी और कुछ नहीं कर सकी। रघु सिंह कभी वापस नहीं आए। बाद में जब मैं बड़ी हुई, मुझे पता चला कि विजय सिंह ने उन्हें 3 दिन तक कैद में रखा, जबरदस्ती कागजात पर हस्ताक्षर करवाए और फिर उन्हें जहर दे दिया। उनकी लाश को नहर में फेंक दिया गया। 15 दिन बाद एक लावारिस लाश के रूप में उन्हें मिला, जिनकी पहचान नहीं हो पाई। मैं उनकी कब्र पर रोती रहती हूं। सिर्फ इस शैतान की सच्चाई बताने के लिए मैं वापस आई हूं। अमित स्तब्ध था। क्या तुम सचमुच एक जिन्नी हो? इस बीच गांव वाले भी तहखाने में आ गए थे। उन्होंने माया की पूरी कहानी सुन ली थी। विजय सिंह ने हमारे साथ धोखा किया। गांव वाले गुस्से से चिल्लाए। वह न सिर्फ रघु सिंह का भाई था, बल्कि हमारा अभिभावक भी। लेकिन उसके जाने के बाद हम विजय सिंह के गुलाम बन गए। गांव वाले विजय सिंह को घसीट कर ले गए, यह कहते हुए कि उसका फैसला पंचायत में होगा। तहखाने में अब केवल अमित और माया थे। अमित मुस्कुराकर बोला, पहली बार किसी जिन्नी को इतना खूबसूरत देखा है। क्या तुम वाकई इतनी सुंदर हो? माया हंसी। मैं बहुत भयानक भी हो सकती हूं। क्या मेरा असली रूप देखना चाहोगे? अमित ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसी गलती नहीं करना चाहता। माया ने कहा, अब मैं कभी इस गांव में वापस नहीं आऊंगी। मैं सिर्फ विजय सिंह की सच्चाई बताने आई थी। अब मैं अपने कबीले में लौट जाऊंगी। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। जिस कमरे में मैं रहती थी, वहां रघु सिंह का एक खजाना छिपा है। तुम चाहो तो उसे पा सकते हो। इतना कहकर वह अचानक गायब हुए। अमित ने जल्दी से उस कमरे में जाकर खजाना निकाला। उसने सोचा कि अब वह अपने परिवार को गांव से बाहर ले जाएगा और शहर में बसाएगा। उसकी किस्मत बदल चुकी थी। कुछ दिन बाद खबर आई कि विजय सिंह ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली है। कुछ लोगों का कहना था कि किसी ने उसे धक्का दिया था, कुछ कहते थे कि उसने खुद छलांग लगाई थी। लेकिन अमित जानता था कि बुरे काम करने वालों का अंजाम बुरा ही होता है। अमित के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खुल गए थे। उस खजाने में सोने चांदी के सिक्के, कीमती हीरे जवाहरात और कुछ पुरानी संपत्ति के कागजात थे। इस सब को देखकर वह सोच में पड़ गया। क्या वह इस धन को अपने लिए रख ले? क्या यह सही होगा? एक रात तक सोचने के बाद अमित ने अपने पिता को सारी सच्चाई बताई। पिता के चेहरे पर पहले आश्चर्य छाया, फिर चिंता। बेटा, इस खजाने में रघु साहब की मेहनत और सपने हैं, उन्होंने समझाया। हम इसे सिर्फ अपने लिए नहीं रख सकते। रघु साहब इस गांव के अच्छे मालिक थे, उनकी याद में कुछ करना चाहिए। अमित सहमत हो गया। उसने खजाने का एक हिस्सा अपने परिवार के लिए रखा और बाकी से गांव का विकास करने का फैसला किया। पंचायत को बुलाकर उसने प्रस्ताव रखा। गांव में स्कूल बनेगा, अस्पताल बनेगा,
और सिंचाई के लिए नहर बनी थी। गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू थे। सालों से विजय सिंह के अत्याचारों से पीड़ित उन्हें अब एक नई उम्मीद मिली थी। चंद्र महल को भी नया जीवन मिला। अमित ने उसे गांव का सामुदायिक केंद्र बना दिया, जहां सभाएं होती, त्योहार मनाए जाते और बच्चे खेलते। 2 साल बीत गए। अमित ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और गांव में ही रहकर विकास कार्यों में जुट गया। गांव की शक्ल बदल गई थी। किसान खुशहाल थे, बच्चे स्कूल जाते थे और चंद्र महल फिर से रौनक से भर गया था। एक शाम जब अमित चंद्र महल के बगीचे में टहल रहा था, उसे एक परिचित खुशबू महसूस हुई। वह चौंक कर मुड़ा। सामने एक सुंदर युवती खड़ी थी। माया नहीं, लेकिन उससे मिलती जुलती। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम कौन हो? अमित ने पूछा, हालांकि उसके दिल को जवाब पता था। मेरा नाम किरण है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं माया की बहन हूं। वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बता दिया। अमित का दिल धड़क उठा। माया कैसी है? वह ठीक तो है। वह बहुत खुश है, किरण ने कहा, और तुम्हारे किए हुए काम से बहुत प्रभावित है। उसने मुझे तुम्हें यह देने के लिए भेजा है। किरण ने अपने हाथ में पकड़ा एक छोटा सा बक्सा अमित को दिया। अमित ने उसे खोला। उसमें एक अद्भुत हीरा था जो आसमानी नीला रंग बिखेर रहा था। यह चंद्रकांत मणि है, किरण ने बताया। इसे रघु सिंह ने माया को दिया था। यह तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें आत्मशक्ति देगा। माया चाहती है कि अब यह तुम्हारे पास रहे। अमित ने धन्यवाद देते हुए मणि ले ली। क्या मैं कभी माया से मिल सकता हूं? किरण ने सिर हिलाया। शायद, लेकिन अभी नहीं। हमारे 2 अलग अलग संसार हैं अमित, लेकिन वह हमेशा तुम्हारे साथ है, हर कदम पर। तभी बगीचे में हवा का एक तेज झोंका आया और किरण धीरे धीरे हवा में मिलने लगी। अमित देखता रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे, दुहक के नहीं बल्कि आभार के। उस रात अमित ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी रघु सिंह के सपनों को पूरा करने में लगाएगा। वह गांव को एक आदर्श गांव बनाएगा, जहां हर किसान खुशहाल हो, हर बच्चा पढ़े और सभी एक परिवार की तरह रहे। समय बीतता गया। अमित की शादी गांव की एक साधारण लड़की से हो गई, जिसने उसके मिशन में साथ दिया। गांव पूरे इलाके में एक मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग यहां के विकास मॉडल को देखने आते। हर साल रघु सिंह की पुण्यतिथि पर अमित रात में अकेले उस कब्र पर जाता और लाल गुलाब चढ़ाता। वहां उसे हमेशा एक अजीब सा सुकून मिलता, जैसे कि माया उसे देख रही हो, उसके साथ हो। एक बार जब वह कब्र के पास बैठा था, उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। तुमने मेरे बाबा के सपनों को साकार कर दिया अमित। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अमित मुस्कुराया। वह जानता था कि कुछ रिश्ते शरीर के बंधन से परे होते हैं और कुछ प्रेम इतने गहरे होते हैं कि उन्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। गांव की कहानी भी बदल गई थी। अब लोग विजय सिंह के अत्याचारों के बारे में नहीं, बल्कि रघु सिंह की दयालुता और अमित के परिवर्तन के बारे में बात करते। और जब कभी रात में चंद्र महल के पास से गुजरते, तो एक सुंदर युवती की छाया देखने का दावा करते, जो बच्चों पर प्यार से नजर रखती और गांव की रक्षा करती। अमित के बच्चे बड़े हो रहे थे। उनमें उसका बेटा अरुण विशेष था। वह अक्सर कहता कि वह सपने में एक खूबसूरत परी से बातें करता है। अमित जानता था कि माया अगली पीढ़ी में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है और गांव की इस नई कहानी में एक रहस्य सदा बना रहा। कब्रिस्तान के पास एक पुराना पेड़, जिसमें कभी कभी रात के समय एक अजीब रोशनी दिखाई देती और ऐसा लगता जैसे कोई उससे निकल या उसमें समा रहा हो। गांव वाले अब इससे डरते नहीं थे। वे जानते थे कि वह रोशनी उनकी रक्षक परी की है, माया की, जो 2 दुनियाओं के बीच का पुल बनकर उनके गांव की निगरानी करती है। अमित जब कभी उस पेड़ के पास से गुजरता, एक पल रुककर उसे देखता और धीरे से कहता, धन्यवाद माया, मेरी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए। और हवा में एक मीठी खुशबू फैलती, जैसे कह रही हो, यह तो मेरा फर्ज था अमित, और तुमने उसे पूरा करके मुझे मुक्त कर दिया। 20 साल बीत गए। अमित अब गांव का सम्मानित मुखिया था। उसके बेटे अरुण ने शहर में उच्च शिक्षा प्राप्त करके वापस गांव आकर पिता का काम संभाल लिया था। अरुण भी अपने पिता की तरह कब्रिस्तान में जाता और रघु सिंह की कब्र पर फूल चढ़ाता। एक रात
जब अरुण वहां गया, उसने देखा कि एक अनजान लड़की पहले से ही वहां बैठी है। वह सुंदर थी, उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। तुम कौन हो? अरुण ने पूछा। तुम मुझे नहीं पहचानते? उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारे सपनों में आती हूं अरुण, मेरा नाम दीपा है। अरुण हैरान था। तुम वही हो? लेकिन तुम तो... हाँ, मैं माया की बेटी हूं, दीपा ने कहा। हमारी दुनिया में भी समय आगे बढ़ता है अरुण, और कुछ चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। दीपा और अरुण की मुलाकातें बढ़ती गईं। दो अलग दुनियाओं के बीच एक नया रिश्ता बन रहा था। जब अमित को इसके बारे में पता चला तो वह मुस्कुराया। इतिहास खुद को दोहराता है, उसने अपनी पत्नी से कहा, लेकिन इस बार प्यार के साथ, बदले के साथ नहीं। समय के साथ अमित बूढ़ा हो गया। एक रात जब वह अपने बिस्तर पर लेटा था, उसने महसूस किया कि उसका समय पूरा हो रहा है। बाहर पूर्णिमा की रात थी और चंद्रमा की रोशनी उसकी खिड़की से आ रही थी। तभी उसे एक परिचित खुशबू महसूस हुई। वह मुड़ा और देखा, माया उसके बिस्तर के पास खड़ी थी, वैसी ही खूबसूरत जैसी वह पहले थी। तुम आखिर आ गई, अमित ने कमजोर आवाज में कहा। मैं तुम्हें लेने आई हूं अमित, माया ने प्यार से कहा। अब तुम्हारा काम पूरा हो गया है, अरुण संभाल लेगा और दीपा उसकी मदद करेगी जैसे मैंने तुम्हारी की थी। अमित ने माया का हाथ थाम लिया। क्या अब हम साथ रह सकते हैं? हाँ, माया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। उस रात अमित शांति से सो गया। सुबह जब लोग उसके कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी और उसके हाथ में वही चंद्रकांत मणि थी जो अब पहले से भी ज्यादा चमक रही थी। अरुण ने अपने पिता का अंतिम संस्कार कब्रिस्तान में रघु सिंह की कब्र के पास करवाया। जैसे ही अंतिम अग्नि दी गई, लोगों ने देखा कि आसमान में दो बादल एक दूसरे के साथ मिल गए और एक पल के लिए उनमें से प्रकाश की एक किरण निकली। देखो, एक बुजुर्ग ने कहा, रघु साहब, माया और अमित अब साथ हैं। और वास्तव में उस दिन से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर पूर्णिमा की रात जब चांद पूरी तरह से निकलता, लोग चंद्र महल के बाहर इकट्ठे होते और आसमान में 3 चमकते सितारों को देखते जो हमेशा एक दूसरे के पास रहते। अरुण और दीपा की कहानी भी आगे बढ़ती रही। एक ऐसी कहानी जिसमें 2 दुनियाओं का मिलन था, इंसानी और जिन्न की। उनके बच्चे भी विशेष शक्तियों के साथ पैदा हुए और वे गांव की रक्षा और विकास के नए चरण की शुरुआत करते। और हर शाम जब सूरज ढलता, तपती धूप की गर्मी कम होती और चंद्र महल की छाया लंबी होती, तो लोग कहते कि अमित और माया उस बगीचे में टहलते हुए दिखाई देते हैं। 2 आत्माएं जो आखिरकार एक हो गईं, जिन्होंने साबित किया कि प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है, यहां तक कि जीवन और मृत्यु की भी। यह कहानी गांव की धरोहर बन गई। तपती धूप में शुरू हुई एक प्रेम कहानी जो अंधेरी रात में रोशनी बनकर फैल गई और जिसने दिखाया कि सच्चा प्रेम और न्याय कभी हार नहीं मानते। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।